तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीलिट के जीके जीएस यानी मेरी 3-4 नंबर मोहब्बत की क्लास में। आज का क्लास होगा बड़ी शानदार, एक एक क्वेश्चन पर होगा वार। लेकिन आज अगर आप बिहार एसएससी इंटर लेवल या कार्यालय परिचारी या फिर बिहार दरोगा कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार नहीं भारत का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आज क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दिक्कत इसमें कुछ नहीं है, मेरा फोटो हुआ यहाँ से हट गया है, ठीक है। हाँ सर ये दिख रहा है, कोई बात नहीं, हमारा फोटो से क्या करना है। यहाँ पे हम इसमें क्या बताने वाले हैं हम आपको बता दे रहे हैं पहले। लेकिन उससे पहले आप सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप बतिया लिए होंगे और अभी मैसेज कर दो कि पिछले अभी फिलहाल में मैसेज कर दो ओकरा पास कि 1 घंटा 15 मिनट तक अगर तुम बेबी मैसेज हमको कर दी तो जो वैलेंटाइन डे कौन कौन डे आ रहा है, एमे ब्रेकअप डे भी आता है, उसको अपना लेना, क्योंकि आज का क्लास रचेगा इतिहास, ठीक है। क्योंकि हम इसमें पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद। कि राष्ट्रपति जी होते हैं देश के सबसे प्रथम व्यक्ति होते हैं, सबसे ताकतवर। लेकिन होता है ना कि घर का मेन मालिक ताकतवर अपनी ताकत अपने बेटा को देता है, ले बेटा घर तू ही संभाल। वही बात है, राष्ट्रपति सबके पापा, वो अपना बेटा को दे दिए कि ले बेटा घर संभाल, तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं पूरे भारत को। अच्छा से समझेंगे, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार आप सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो लोग हमें सलाम बोल रहे हैं उन्हें वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, और जो लोग राधे राधे बोल रहे हैं उन्हें मेरे तरफ से दिल से राधे राधे। बहुत मजा आने वाला है क्लास में, एक एक क्वेश्चन को निचोड़ने वाले हैं, एक एक अनुच्छेद पर वार करने वाले हैं, ठीक है। आर यू रेडी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खूब बढ़िया से नहा धवा के सुबह सुबह तैयारी होंगे। आज तो नहीं हम आपसे कम बातें कर रहे हैं, पता है क्यों? तनी हम भाव खा रहे हैं, सुबह हमें नहाए थे इसलिए, तो थोड़ा सा जब भी हम नहाते हैं तो थोड़ा भाव खाते हैं, तो बुरा नहीं मानेंगे। चलिए क्लासेस को शुरू करें हम। चलिए क्लास को अभी देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अभी नहीं पढ़ाएंगे, थोड़ा प्रीवियस ईयर पहले हम लोग देख लें, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा। सभी लोग लाइव जुड़ चुके हैं। अमित बाबा की जय। तुम हमें बाबा नहीं बोला करो, हमें बुढ़ऊ की तरफ फील होने लगता है ना। चलिए बहुत अच्छा, सब लोग लाइव जुड़ चुके हैं। ओके सर जी। सर आप शादी, सर आपका शादी हो गया है आपको लग रहा है कि हमारा ब्याह हुआ होगा अब तुमको ब्याह से क्या करना है? तुम हमारे लिए लड़की देखोगे, यही ना। देखो यू ऑल आर फ्री, यहां देखो, बस ड्राम में पैक नहीं करे। चलिए आज का 2025 का ये पहला क्वेश्चन, पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर करा लें, टारगेट बेस पर काम करना है ना जी। प्रीवियस ईयर 2025 का है, अगर जिनको डाउट है जा करके 2025 का चुपचाप देख लीजिए। रेड क्लिप रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? रेड क्लिप रेखा की हम बातें करते हैं, देखिएगा। रेड क्लिप जानते हो, एगो था बड़ी सीरियस था, नाम था ओकर सीरियल रेड क्लिप। का नाम था ओकर? सीरियल रेड क्लिप रेखा। बाबू एक बात बोले, एक बहुत दुखद घटना हुआ था जब ये एक मिनट रुक जा, जब देश का बंटवारा हो रहा था ना, उस वक्त एक दुखद घटना। ये जानते हो कैसे कैसे बंटाया है देश? बांग्लादेश को बांटना था तो जानते हो, पुलिस स्टेशन समझते हो, पुलिस स्टेशन थाना, तो थाना से थाना को मिलाते गए लो, इन्हें उन्हें बांट दिया लो। अरे बढ़िया से बॉर्डर बांटा गया तब ना। इसी में एगो बहुत ही जबरदस्त एगो गांव का मामला फंस गया है, बेरूबारी। बेरूबारी एक गांव पड़ता है कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल के साइड में, वहां पे जानते हो वो गांव के बीचे बीची बॉर्डर है। हाँ, वो गांव भारत में रहना चाहता था, लेकिन बंटवारे के समय में वो कहां पे चला गया? बांग्लादेश में चला गया। आज भी वहां के लोग तड़पते हैं कि हम भारत के ही हैं। तो बहुत भारी घटना घटा था, बेरूबारी की घटना है, कभी कभी बताएंगे हम आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है मेरे बाबू? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। रेड क्लिप रेखा भारत को किन देशों से अलग करती है? पाकिस्तान से अलग करती है। अब बातें छिड़ी है तो थोड़ा सा बढ़िया से बातें हो जाए, है ना।
जब झगड़ा हो ही गया है तो आइए बढ़िया से हम लोग जान लें कि क्या क्या होता है, कौन कौन सी रेखाएं। जब अपन भारत ये है ना बाबू, अब आप कमेंट कीजिए ये रेड क्लिप रेखा कब खींचा गया था, रेड क्लिप रेखा कब खींचा गया था बाबू बताइए। तो वैसे ये कोई भारतीय नहीं था, अंग्रेज खींचा था, है ना, अंग्रेज खींचा था बाबू। तो कब खींचा गया था रेड क्लिप रेखा, जो व्यक्ति खींचा था उसका नाम था सीरियल रेड क्लिप। हाँ, दिन भर सीरियल देखता था, तो सीरियल रेड क्लिप लिख लीजिएगा। ये अपन भारत हो गया। जानते हो जब अपन देश आजाद हो गया तो ये कह रहा है कौन, पाकिस्तान, हम अलग रहेंगे। हाँ, इधर के मुस्लिम लोग और इधर के मुस्लिम, यहाँ पर भी पूरा मुस्लिम इलाका है, अलग रहेंगे। तो बोला गया ठीक है, जो मुस्लिम इलाका है उसको एक अलग हम देश देते हैं। भारत के कुछ दिलो जान से चाहने वाले भारतीय वो बोले ना, हमारा अलग नहीं रहेंगे, हमारे दिल में भारतीय है और हम भारत के ही रहेंगे। और कुछ मुस्लिम क्या हो गए, अलग हो गए। तो आजादी, अपन देश आजाद हुआ है 15 अगस्त के दिन। आई छोटा सबको 2 दिन बाद याद पूछा, देखो एकदम खुश हो गया ये लोग भी। 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ ना। पाकिस्तानियों से पूछा गया तोर भारत कहाँ, तोर पाकिस्तान कहाँ से है। तो अब कह अरे मेढ़ी तो लगेबे नहीं किए हैं। तब बाद में इस तरह मेढ़ी लगाया मेरे बाबू, यहां से क्या लगाया, मेढ़ी लगाया। 2 दिन के बाद ओकरा याद आया। कितने दिन के बाद, 2 दिन के बाद याद आता है कि अच्छा मेढ़ियों लगाना है। तो 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को ये लाइन खींचा गया था। 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिप रेखा खींचा गया था। कौन क्लिप बाबू, रेड क्लिप रेखा खींचा गया था। याद रहेगा, कहेगा हाँ सर यही वाला आपका बेचारा प्यारा सा पाकिस्तान है। आप कहेगा प्यारा क्यों बोल रहे हैं, अच्छा जाने दो, ये पाकिस्तान का निर्माण हुआ है। इसी में एक और यहाँ पे देश पड़ता है मेरे बाबू, जो भारत से ही थोड़ा सा सटा हुआ है, सबसे कम सटा हुआ है यहाँ पे। उस देश का नाम है अफगानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर सटा हुआ है। ठीक है, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो अलग करेगा इसे डूरंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डूरंड रेखा बोला जाता है। ये बातें आपको याद रखना है। कौन सी रेखा है बाबू, डूरंड रेखा। आराम आराम से रुको 1 मिनट, हमारा फोनवा इससे रहता है तो ठीक रहता है। तो आपको क्या बताना है बाबू, ईमानदारी से सब बताना है। बताइए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है, या भारत को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है। अगर आप बता दिए तो हमारे तरफ से 3 रुपया का फूफिया। यस, लिख लो। ठीक है बाबू, लिख लो बाबू। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो है अलग करेगा ना, ई लाइनवा का डूरंड का लगभग 2600 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 2600 किलोमीटर है। अब क्वेश्चन एक बात आपसे ये आता है, सुनिएगा ध्यान से। एक नाम है रेड क्लिप, रेड माने खतरा का निशानी, क्योंकि ये पाकिस्तान से सटा हुआ है। कहेगा हाँ ये ठीक है, तो ये कितना लंबा है आपको बताना है कि रेड क्लिप की लंबाई कितनी है। ठीक है, उसके बाद से एक और लाइन खींचा गया मेरे बाबू, ये लाइनवा बहुत डेंजर है। एक और लाइन बोला गया कि यहां से चाइना है, यहां से क्या है बाबू, चाइना के लिए लाइन खींचा गया। तो चीन और भारत को जो अलग किया, ये चीन और भारत को जो अलग करने वाला लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा। तो मेरे बाबू यहां पे आप लिख सकते हैं, चीन और भारत को जो अलग करेगा भारत को, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैकमोहन, मैकमोहन रेखा। ठीक है, उसके बाद से पाकिस्तान और भारत को जो अलग करे, पाकिस्तान और भारत को जो अलग करे, भारत को जो अलग करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेड क्लिप कहते हैं, रेड क्लिप कहते हैं। ये बातें आपको याद रखना है। अगर ये भी पूछ दे, इसको डूरंड ही कहते हैं, यहां पर भी डूरंड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पूछेगा, आपको एक चीज पता होना चाहिए ना, हम क्या बोले। भाई देख रहे हो चाइना, चाइना हमेशा पाकिस्तान को चढ़ाता है कि मार होने से भारत को, मार होने से भारत को। तो माने का कहे, बोका आदमी चाइना, पाकिस्तान इतना माने सौतन है, समझो तो चीन का खेल है ये। कौन, पाकिस्तान। जौन कहता है हुए कहता है बोका इतना है, इसको समझ में आता है कि तुम भारत के ही खून हो, हमरे बेटा हो सब, लेकिन क्या करोगे।
उनके आका लोग होते हैं, कुछ कुछ कह देते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, होता है, ये देश का मैटर है भाई, वो देश के लोग समझते रहे, हम भी देश के हैं, तो हम देश के कुछ रहते तो बताते कि हम क्या करते, देश के नागरिक है तो खून तो ऐसा खौलता है कि हम क्या बताएं। यहां देखिए बाबू, तो बाबू है देखा देखी, चाइना का देखा देखी ये पाकिस्तान काम करता है, तो चाइना, अब देखो रेड क्लिप की लंबाई कितनी है, तो रेड क्लिप की लंबाई लिख लीजिएगा, रेड क्लिप लंबाई है 3, 3, 3 और 3, कहिएगा अच्छा ये 3 3 काहे लिखे हैं, बता रहे हैं, इस 3 को मिटा दीजिएगा, एगो 3 को मिटा दीजिएगा, जब आधा मिटाइएगा तो बीच वाला 2 की तरह दिखने लगेगा, तो आप कह सकते हैं कि रेड क्लिप की लंबाई 3323 किलोमीटर है। लेकिन वह देखो चाइना की बातें करते हैं, तो इहो देखा देखी 3 लिखेगा, लेकिन चाइना तेज है, ये 3 के बाद 3 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन एगो एक रुपया बढ़ा के कमाएगा 4, ये फिर ही रुपया कम हो गया है, 2 हो गया है, लेकिन ये जानते हो क्या करेगा, ये सीधे डबल करके 8 और 8 कर लेगा, यानी 3488 किलोमीटर लंबा है चाइना और भारत और चाइना के बीच का ही रेखा, मैकमोहन रेखा, ये बातें आप मैकमोहन कहते हैं लोग, बस इतना याद रखिएगा। कहेगा अच्छा ये बात है सर, हम बोले यस सरकार यही बातें है, कहेगा वाह मजा आ गया। तो बाबू ज्यादा कौन हुआ, ज्यादा लाइन मेढ़ी केकर ज्यादा है बाबू, तो मेढ़ी चाइना और भारत का ज्यादा, लेकिन नहीं बाप रे, सबसे ज्यादा तो हई वाला मेढ़िया है, कौन वाला, यो एगो पाकिस्ताने था, अपना बांग्लादेश हुआ है, ये वाला सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्यों सर ये वाला, ये बाबू इसलिए ये अफगानिस्तान एक देश है, ये वाला पता है कितना है, 4096 किलोमीटर लंबा है, इसको भी रेड क्लिप समझ लीजिएगा, 4000। तो आपसे पूछेगा कि भारत का स्थलीय सीमा, या जिस तरह से भारत में सबसे बड़ा अपना सीमा कौन बनाता है, तो बांग्लादेश बनाता है, ये बातें आपको याद रखना है। वैसे ये वाला जानना था तो हमने आपको ये वाला बता दिया है, कहिएगा ठीक है सर हम पूरा का पूरा समझ गए। बाकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पूरा का पूरा लिख भी दिया है, गौर से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ अगर गौर से देखिएगा तो हमने आपको लिख दिया, नेपाल भारत से कितना किलोमीटर सटता है, भूटान कितना सटता है, बांग्लादेश कितना सटता है, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सटता है, मैं पूरा जानकारी आपको दे दिया हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक ना इस बार हाल ही फिलहाल में लूनी नदी थोड़ा सा पूछ दिया था, हल्का सा इशारा किया है, लूनी की माही नदी वाला पूछा है कि माही नदी कर्क रेखा को, तो कर्क रेखा बीचों बीच जाता है ऐसे, तो एक नदी है माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क एक बार गई फिर काट के इसमें जाके मिल गई है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है, माही नदी है। इस बार नहीं पूछा गया है, नहीं ये वाला नहीं पूछा गया था, बस जान लीजिए कि कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से होके जाती है, एक काल्पनिक रेखा है, ओरिजिनल रेखा नहीं है, ये मान लिया गया है कि बीच से रेखा है। ठीक है, 8 राज्यों से माही नदी इसको 2 भागों में काटती है, ये बातें आपको याद रखना है। कहेगा ठीक है सर हम समझ चुके हैं। चलिए, माही नदी मेहत झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन यही न था, देखिए तो ये हर साल पता ना काहे पूछता है, भारत के साथ बांग्लादेश का स्थलीय सीमा, स्थलीय 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 सीमा कितना किलोमीटर लंबी है बाबू, तो 4096 किलोमीटर लंबी है, ये बातें आपको याद रखना है, 4096 किलोमीटर लंबी है। अब आते हैं यहाँ पे, गौर से इसको तनी मनी देखिए तो प्यार भरे नजर से, हाँ देखो हम किसी से नहीं कहेंगे कि तुम प्यार भरे नजर। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है जो बिहार में आके बहती है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है, आपको बताना है कि नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है। अगर आप बता दिए तो हमें लगेगा कि आप सच में मेहनत करते हैं, अदरवाइज अपना का हम कहें आपको छोड़ो रहने दो। बताइए सबसे लंबी नदी कौन है, आपको बताना है नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है, फटाफट बताइए, बाकी तो हम आपको पूरा बताइए करेंगे। सभी लोग लाइक कर दीजिए। नारायणी बाबू एकदम बिल्कुल गलत जवाब है बाबू, नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्नाली, काली कर्नाली हमार वाली, लिख लो काली कर्नाली, तो कर्नाली नदी नेपाल की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, कर्नाली
हाँ, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। अगर नदी हमसे थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कभी भी अपने पूरी जिंदगी में, तो हम कहेंगे नदी एक बार हमसे एप्लीकेशन पर तो आज नदी ही पढ़ाए थे। यहाँ देखिए बाबू मेरे, ऊपर है नेपाल। ये क्या है बाबू? बहुत बड़ा नेपाल है, माने बड़ा क्या है, माने है ही। ठीक है, नेपाल में सबसे इधर एक काली नदी बहती है, काली नदी। उसके बाद करनाली, उसके बाद साली। याद है, काली करनाली हमार वाली, काली करनाली साली। यही करनाली नदी जो कि कहां से निकलती है, अब आपको बताना है कि करनाली नदी कहां से निकलती है। ये है काली करनाली सालीग्राम। सालीग्राम को नारायणी नदी भी कहते हैं, ये बातें आपको याद रखना है, तो आपको बताना पड़ेगा, है ना। चलिए, कहां से निकलती है तो लिख लीजिएगा बाबू। माँ खाना नहीं पचा, मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है यहाँ पे आ करके, और फिर यहाँ पे बहने लगती है। तो बाबू यही करनाली नली नदी है जो कि छपरा के पास से चली जाती है, जिसे हम लोग घाघर भी कहते हैं, घाघरा नदी। यहाँ से जो सालीग्राम नदी है इसी को गंडक नदी कहते हैं, जो कि गंगा नदी में ये भी जा करके मिलती है। ये बिहार की कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं जो यहाँ पे देख सकते हैं। गौर से इसको देखिए मेरे बाबू, बिहार की नदियां। अब की गई सर दिखाने से कोई फायदा नहीं, हमें जिंदगी में कभी याद नहीं होगा। हम बोले कि जाने दो, कोई बात नहीं। अगर हम याद करा दे तो, याद करा दे 2 मिनट में बिहार की सभी नदियां को खत्म कर दें। अरे नदी को खत्म नहीं करेंगे, नदी को पढ़ाएंगे। अभी 2 मिनट हमें दीजिए और मैं बिहार की सभी नदियां को यादें करा देता हूं। बिहार दर्शन में याद नहीं कराना पड़ेगा। इधर मत देखिएगा, लोग क्या कहेगा, छछून्नर आदमी। इधर नहीं देखो, मैं आपको बता रहा हूं, आप बस इधर देखिए। अगर ये दिमाग में आए, रुक जाओ, और छोटा कर दे रहे हैं कि दिखबे नहीं करेगा, और छोटा कर दे रहे हैं। अब तो साफे नहीं दिख रहा होगा, गुड, अब बहुत अच्छा हो गया। अब हम आपको बता रहे हैं अपने हिसाब से। भाई हमरो तरीका देख लो, जब भरोसा है तो देखो। ये अपन बिहार है, ठीक है मेरे बाबू, कहेगा यस सर, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। अब ऊपर थोड़ा कर देते हैं बिहार, और थोड़ा नीचे कर दे दो, थोड़ा सा छोटा इसलिए बनाएंगे ना कि सब कुछ इसमें। नेपाल थोड़ा सा हम बना ले। बिहार के ऊपर कोई राज्य नहीं है, बिहार के ऊपर एक देश है, जो कि कौन सा देश है मेरे बाबू? नेपाल है। बिहार के ऊपर ये क्या है? नेपाल है। नेपाल है, ये बात है। नेपाल के इस वाले हिस्से, ये उत्तराखंड पड़ता है, नेपाल से सटा हुआ हिस्सा उत्तराखंड। उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर से एगो नदी गुजरती है, उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर से एक नदी आती है। माने हम का कहे, दोनों के बीच में दबा के करिया हो गई है ना। जब आपका पैर कुचा जाता है किसी से तो काला हो जाता है ना, तो कुचा के काला हो गई है, तो इसे काली नदी कहते हैं। कौन सी नदी? काली नदी। ये अपने जहन में उतार लीजिएगा। नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर से एक नदी निकलती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? काली नदी। लेकिन इसे नेपाल में ही काली नदी कहते हैं, और भारत में इसे शारदा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? शारदा नदी। थोड़ा सा आगे जाइएगा तो, थोड़ा सा आगे क्या जाना है, थोड़ा सा हम इसको नीचे ही कर दे रहे हैं। हो गया, हो गया। यहाँ पे कहेगा ठीक है सर। नेपाल के ऊपरवा एगो तिब्बत में जगह है जेकर नाम है माँ हमको खाना नहीं पचा, माँ पचा, पच गया, मापचा चुंग। ठीक है, टुंग टुंग नहीं, मापचा चुंग से एगो नदी निकलती है। थोड़ा सा इधर बनाते हैं, मापचा चुंग से, और ये नदी का नाम है करनाली। ई काली, ई करनाली। नेपाल में इसे करनाली कहते हैं। हाँ, ई है काली नदी नेपाल के लिए, ई है करनाली नदी नेपाल के लिए। काली करनाली हमार वाली, करनाली, काली करनाली हमारे लिए नहीं जी, साली, सालीग्राम नदी। ठीक है, ये कौन है? सालीग्राम, सालीग्राम नदी, या इसे नारायणी नदी भी कहते हैं, नारायणी नदी भी कहते हैं। ये बातें आपको याद रखना है बाबू। जब ये उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर बिहार के साइड में यूपी है ना जी, उत्तर प्रदेश में, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सरयू कहते हैं। और ये जब अपने यहाँ आती है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? शारदा कहते हैं। शारदा तालाबे से लिखाता है।
इसे शारदा कहते हैं। ये दोनों बहन एक दूसरे से भेंट करती है। भेंट करती है तो बताए थे ना, जहाँ नदी मिलता है, नहीं तुम लोग को नहीं बताए थे, वो एप्लीकेशन वाले को बताए थे कि जहाँ भी दो नदी मिले उसका नाम बदल जाता है, एक का नाम घग्घर नदी हो जाता है। कौन नदी? घघरा नदी, घाघरा नदी हो जाता है। और ये कहाँ जाके गंगा में मिलती है? तो मान लीजिए कि ये गंगा नदी बह रही है, तो ये बाबू मेरे जा करके छपरा में मिलती है गंगा के पास। कहाँ पे? छपरा में गंगा के पास मिलती है। कहेगा ठीक है सर, ये समझ गए। ये बिहार की नदियां एक ही है, घघरा। अब आ जाते हैं सालीग्राम नदी। कहेगा ठीक है, सालीग्राम ये वाला। एगो यहाँ पर्वत है बाबू, नेपाल में एगो पर्वत है, नेपाल में एक पर्वत है, वहीं से सालीग्राम, इसका नाम है अन्नपूर्णा। हाँ, साली जो है कहती है एक्सक्यूज मी, हम आपके यहाँ आए हैं तो नहीं खाएंगे, लेकिन घर पे तो हेजाले ठूस के खाती है। हाँ, अन्न पूरा खाती है। सालीग्राम, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा पर्वत है मेरे बाबू। अन्नपूर्णा से एक नदी निकलती है जिसे सालीग्राम नारायणी कहते हैं। और जैसे ये बिहार में प्रवेश करती है, कहाँ पे बाबू? बिहार में, तो एक नाम होता है गंडक नदी। और जहाँ प्रवेश करती है, मान ले कि एक बांध ओंध बना देते हैं, यहाँ जलाशय है। अरे यार, यहाँ पे एक जलाशय माने पोखरा टाइप का, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं वाल्मीकि नगर जलाशय। वाल्मीकि नगर। अब क्वेश्चन पूछेगा कि जहां पे ये प्रवेश करती है वो कौन सा स्थान है? तो भैंसा लोटन स्थान है। हाँ, वो कौन सा स्थान है? भैंसा लोटन। तो याद रखिए, वाल्मीकि नगर जलाशय कहाँ है? भैंसा लोटन के पास, है ना, वाल्मीकि नगर जलाशय, वाल्मीकि नगर जलाशय, जलाशय, ये बातें आपको याद रखना है। वाल्मीकि नगर जलाशय कौन सा जगह है बाबू? एक बार कमेंट कर दीजिएगा। भैंसा लोटन, हम जानबूझ के नहीं बोल रहे हैं तबे बोल रहे हैं, ठीक है। तुमको लग रहा होगा हम जानबूझ के बोल रहे हैं, अरे सच में है। चलिए, अन्नपूर्णा से निकलती है, इसी को हम लोग गंडक नदी कहते हैं। हमारा घर में एक हो, सुनो, हम लोग के यहाँ छोटा छोटा सब लड़का है तो पूछेंगे गंडक नदी कहाँ से गुजरती है, तो वो कहता है घर के पीछे से, क्योंकि हम लोग के घर के पीछे गंडक नहर है। तो कहते हैं घर के पीछे से, घर के पीछे से नहीं बोलना है ना। ये बातें आपको याद रखना है। कहिएगा ठीक है सर, याद रहेगा। ये हो गया आपका पूरा का पूरा, यहां से मिल गया। उसके बाद से इसी के साइड में एक और नदी निकलती है, यहीं से साइड, बिहारे से, वो बिहार में ही है बाबू, बिहार के बिहारे में से निकलती है। और एकर नाम है बुढ़ाइल गंडक, बूढ़ी गंडक। एकर का नाम है बाबू बूढ़ी गंडक। ये बातें आपको याद है। तो ई है जी से गंडक, ई है बीजी, बूढ़ी गंडक। गंडक बुढ़ाइल गंडक, गंडक बूढ़ी गंडक, गंडक बूढ़ी गंडक। याद करो तो, गंगा की सभी नदियों के बारे में हम बता रहे हैं। गंगा की नहीं, गंगा की सहायक नदियां जो बिहार में अपना पानी देती है, आपको बताना पड़ेगा। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल कहाँ है और वह गंगा में कहाँ मिलती है? ये तो समझ गए कि कहाँ से निकली और कहाँ मिली। नहीं बताए का, चलो कोई बात नहीं। बुढ़ाइल गंडक का बताओ। पश्चिमी चंपारण में, ठीक है बाबू। बताइए जल्दी। लिख लो। आपको पता है बूढ़ी गंडक, बूढ़े लोगों को ढेर बोले लगेंगे गरियाने, खगड़िया में जाकर के ये मिल जाती है। कहाँ पे? खगड़िया में जाकर के मिल जाती है, याद रखिएगा। हई जाएगी तो हाजीपुर वाला साइड में जाकर के मिल जाएगी, इतना आपको याद रखना है। कहिएगा ठीक है सर। अब देखो, गंडक, बूढ़ी गंडक, ओकरा बाद कौन है बाबू? ओकरा बाद यहाँ पे है, धीरे से एक और नदी आएगी। अब देखो ना, हम कहाँ बनाए, अब मिटा दे रहे हैं बाबू, ये वाला हम मिटा दे रहे हैं। आप याद रख लीजिएगा, ये अन्नपूर्णा है, सालीग्राम है, बता रहे हैं का है। अगर हम इस तरह से पढ़ाएंगे ना तो फिर जगह नहीं अटेगा। यहाँ पे एक पर्वत बना लीजिएगा जिसका नाम है अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अन्नपूर्णा है, ये भी ठीक है। उसके बाद से एक और पर्वत, बहुत बड़का पर्वत बना लीजिएगा, एक और नाम है महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी से ढेर नदियां निकलती है। महाभारत श्रेणी, दुइये को याद रखना है, महाभारत श्रेणी
अन्नपूर्णा। यहां से भी एगो नदी मान लो कि निकाल लो और ये जा करके इसी में अपना पानी दे दी। एकर नाम है कमला, सॉरी बागमती, जी बीजी, ठीक है। उसके बाद से बागमती, मेरे क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था तारामती या बागमती, तो बागमती नदी याद रख लीजिएगा। फिर उसके बाद एक और नदी निकलती है जेकर नाम है कमला, जेकर का नाम है बाबू, कमला नदी नाम है, जो कोसी नदी में आकर के मिलती है। देखो ये बदलते रहता है। कहेगा अच्छा सच में, हाँ बाबू, कोसी नदी देखोगे ना तो इतना ना अजीब अजीब है, इसे मार्ग बदलने वाली नदी कहते हैं। ठीक है, इसे कौन सी नदी कहते हैं, मार्ग बदलने वाली। ई है आपका कमला, कमला, ई है आपका कोसी नदी। बड़ी अजीब है, इसमें थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया है इस वाले फिगर में, लेकिन इस वाले में ठीक है। देखो होता क्या है, अभी आपके दिमाग में कुछ नहीं बैठा होगा। ठीक है, क्यों सर, आपको कैसे पता, पता है ना हमको, हमको सब पता रहता है। बातों को समझिए, ना आपको बागमती डायरेक्ट जाके मिलती है गंगा में, ना आपको कमला मिलती है। हाँ कमला पसंद है भाई, कहाँ से मिलेगी, बागमती या कमला दोनों नहीं मिले। बागमती अपना पानी दे देती है किसको, बूढ़ी गंडक को, और कमला दे देती है, क से कमला, क से कोसी को दे देती है। देखो ट्रिक याद कीजिएगा कैसे, नहीं तो फिर जिंदगी भर भुलाना पड़ेगा। वो वाला ठीक है ना, ठीक है। बी से बाग, बी से बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक को बी से, बी वाला बी को अपना पानी देती है, और क वाला क को अपना पानी देती है। यानी कि कमला कोसी को अपना पानी देती है कि ले दा दीदी मिला दी है गंगा में, है ना। ये बातें आपको याद रखना है। अभी भी आपको आपको थोड़ा सा डाउट रह गया है, अभी भी थोड़ा सा डाउट रह गया, अब 1% डाउट नहीं रहेगा। देखो जितना मास्टर पढ़ाएगा ना, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, थोड़ा थोड़ा सबसे कहाँ मिस्टेक होता है, कमला को मिलाने में। कोई कोई डायरेक्टे कहता है कि कमला जाके मिली है, कोई कहता है कि कमला कोसी में अपना पानी दिए, कोई कहता है बागमती भी कोसी में अपना पानी दिए। सब जगह अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दिया गया है, ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है, हमें बस मतलब है आपको यहां से ऊपर से न दिया है, मेन मेन नदी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है बाबू, यहां से गंगा नदी जा रही है, देखिए, जो बक्सर के चौसा में सटती है और ऐसे भागलपुर के साइड में जा करके ऐसे निकल जाती है। कहेगा ठीक है सर, अब समझ गए हैं। यहां से एक मेन नदी आती है, ये बातें आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं। यहां से एक नदी आई ऐसे, एकर नाम है गंडक नदी। एकर का नाम है बाबू, गंडक नदी। ये आपको याद रखना है, गंडक नदी। ठीक है, यहाँ पे भैंसा लोटन एक जगह है, भैंसा लोटन के पास में एक जलाशय है, वाल्मीकि नगर जलाशय, बांध बना है ना, तो बांध बना है तो पानी इकट्ठा हो गया है। एक ठीक है सर, इतना हमको पता हो गया। यहीं से एक और नदियां निकलती है, यहीं से तनी दूर जाकर के मिलती है, खगड़िया उगड़िया के पास में जाकर के ऐसे मिल जाती है। ठीक है, एकर नाम है बूढ़ी गंडक। एकर का नाम है बाबू, बूढ़ी गंडक। ये बातें आपको, ये गंडक है और एकर नाम है बुढ़ाइल गंडक। हम लिख दे रहे हैं बी, बीजी, बूढ़ी गंडक। कहेगा ठीक है सर, ये कहाँ से निकला है, तो मैंने बता दिया, ये ऊपर वाले कहाँ से निकला है आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया है। अब आ जाइए, एक और नदी यहाँ से आएगी, एक और नदी, और जा करके अपना पानी इसको दे देगी। इस नदी का क्या नाम है, तो बाबू बी वाला है ना, तब बी ए से नाम होगा पक्का। एक नाम क्या है बाबू, तब बी से हो गया बूढ़ी गंडक, बी से एक नाम है बागमती, बागमती। याद रहेगा, रहेगा ठीक है सर, याद रहेगा। अब आइए यहां से एक बहुत ही खतरनाक नदी निकलती है, इसे मार्ग बदलने वाली नदी कहते हैं। बहुत खतरनाक है भाई, सच में बहुत खतरनाक है। इसे कौन नदी कहते हैं, इसे कहते हैं कोसी नदी। इसे कौन सी नदी कहते हैं, कोसी नदी, याद रखिएगा। सप्त कोसी भी इसे कहते हैं, 7 नदियों का संगम को कहते हैं सप्त कोसी। इसको अपना पानी कौन दे देती है बाबू, कमला, कमला नदी इसको अपना पानी दे देती है। इतना तो आपको याद हुआ ही होगा, इतना आपको याद हुआ ही होगा पूरा का पूरा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है सुनिए, कमला नदी कहां से निकलती है और वह बिहार में कोसी नदी में कहां मिलती है। हाँ कमला वाला पूछता है, बता दीजिए।
फटाफट कमेंट कीजिए, नेटवर्क आज इशू नहीं होना चाहिए। बाबू मैंने बोला था आपको कुछ बात कि हमारा एगो बहुत बड़ा पर्वत श्रेणी है, महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी से ही बागमती निकलती है और कमला निकलती है। बाबू ये तो बेचारा क्या करे, हेती हेती नदी है, खुद जाके गंगा में डर लगता है मिलने में, तो क्या कहती है, बूढ़ी गंडक का हाथवा पकड़ के गंगा में झांकने जाती है, यानी इसी को अपना पानी दे देती है। ये बातें आपको याद रखना है। ये महाभारत श्रेणी है। कौन सा श्रेणी है बाबू? ये महाभारत श्रेणी से निकलती है दोनों, महाभारत श्रेणी से। अरे यार रुक जाओ, महाभारत श्रेणी याद रहेगा। लेकिन आपसे अगर हम पूछे, ध्यान से सुनिएगा, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और वह कौन सा जलाशय का निर्माण बिहार के सटे करती है? बिहार में प्रवेश करेगी तो ही जाएगा बांध बना दिया जाएगा, तो जहां भी बांध बनेगा तो पानी जाके लड़ेगा। अब पानी मान लो ये बांध है, पानी जाके लड़ा तो लड़ेगा तो धीरे धीरे मिट्टी को काटते काटते इसे चौड़ा नहीं कर देगा, यहाँ पे पोखरा जैसा हो जाएगा, तो इसे जलाशय कहते हैं, हनुमान वाला जलाशय। ठीक है, तो आपको बताना है कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है। लिख लीजिएगा, ये चाइना वाला हिस्सा है, चाइना ऊपर है, ठीक है, नेपाल के ऊपर चाइना, गोसाई धाम, गोसाई धाम, गोसाई धाम से निकलती है सप्तकोशी, और आ करके बाबू मेरे यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सटती है तो यहाँ एक जलाशय का निर्माण होता है। जलाशय मत जानिए, गोसाई धाम से निकलती है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, कोई डाउट है? कोनो डाउट है तो पूछो ना हमसे, हम बताएंगे। ना बताएं मत जानो। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे एक पूछ रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। कोसी नदी बिहार में गंगा में कहां मिलती है? अब इसमें 3 गो डाउट आता है, बीपीएससी में अलग आंसर दिया था, डीएलएड ओएलएड खाली ये टाइप के पूछता है ना टीचर, वो में अलग देता है। तो देखो बाबू, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे हिसाब से ये जो कोसी नदी है ना, माने हम क्या बोले, इतना बिहार की शोक नदी है, किसी को जीने नहीं देती, कहती है सबको काट डालेंगे। कटिहार में, बहुत लोग इसे कहता है कटिहार में मिलती है, बहुत लोग कहता है खगड़िया में मिलती है, लेकिन मेरे हिसाब से खगड़िया में ये वाली मिलती है नदियाँ, बुढ़ाइल गंडक यानी बूढ़ी गंडक, और कटिहार में ये मिलती है, बाकी 2 नदी तो मिलती ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा, कटिहार में ही मिलती है, कटिहार का कुर्सेला स्थान है एगो। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। तो क से कटिहार, क से कोसी, क से कटिहार, इतना याद रख लो, बात खत्म। ठीक है, मन है तो कटिहार का कुर्सेला लिख लो, कुर्सेला। अब इसमें लिखेंगे तो एक और नदियां गबड़ा जाएगी। ठीक है, कटिहार का कौन सा जगह? कुर्सेला, कुर्सेला या कुर्सेला स्थान पर मिलती है, ये बातें आपको याद रखना है। कहेगा ठीक है सर हम समझ गए। एक और नदी है, बाप रे, पता है वो कहाँ से आती है? दार्जिलिंग के तरफ से आती है, आएगी बिहार में, और फिर इस तरह चली जाएगी, फिर उधर बंगाल में, फिर आएगी बिहार में। देखो एकदम लग रहा है कि डांस कर रही है, लचकाते बल खाते एकदम आ रही है, समझ रहे हो? देखो जब बंगाल जितना ऑर्केस्ट्रा ब्याह शादी होता है ना, जितना ऑर्केस्ट्रा बनाते हैं, ये सब कहाँ की डांसर आती हैं? बंगाल की आती है। ठीक है, और तुम देख के बड़ा आनंद लेते हो, महा आनंद। देखो महानंदा नदी है, महानंदा इधर से आएगी, फिर आएगी तो वाह वाह आ गई आ गई। लेकिन बाबू मेरे जैसे तुम बेचारे चुपचाप ऑर्केस्ट्रा देखते हो और सोचते हो काश ये मेरी होती, अब छुछुन रही पूछते हैं हम, है ना? ठीक है, फिर बेचारी वो चली जाती है। वही बात है, आएगी वहीं से महानंदा, लेकिन आके चुपचाप बंगाल में जाके मिल जाएगी। तो महानंदा बिहार में नहीं मिलती है, बंगाले में मिलती है, ये बातें आपको याद रखना है। बिहार से होके जाती है, तो ऊपर की सभी नदियां हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। कौन कौन? बी, बीजी है का जी? बी, बीजी, यानी कि यहाँ देखिए, सॉरी ये जी है ना, ए जी सुनते हैं, अबे यार, जी से गंडक, बी से बूढ़ी गंडक, फिर बी से ये भी बी है, बी से बागमती। तो देखो जी बीजी, और फिर बी से बूढ़ी गंडक, कमला,
कोसी, याद रखिएगा। उसके बाद से ये वाली नदिया का कौन सा नाम है बाबू? महानंदा। ऊपर की नदियां खत्म हो गई, नीचे की एक बहुत ही जबरदस्त नदी है, इसको भी हम पढ़ाई देते हैं, लिख लीजिए। एक और नाम है सोन नदी। भारत की सबसे पुरानी नदी सोन नदी है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक। अब बाकी जानकारी हम पता है कब देंगे, यही एगो याद रखिए, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। बाकी जानकारी बाद में पढ़िएगा, पूरा डीपली मत पढ़िए इस समय, फिर भी हम आपको डीपली ही पढ़ाए हैं। बिहार में जल में कौन सा रसायन संग्रहित था? बहुत पहले बिहार में बहुत खतरनाक रसायन था, जिसके जल में रहने से, जल में मिलने से, वो पानी अगर हम पीते हैं तो हमें कैंसर की बीमारी होती है। तो बिहार के जल में कौन सा रसायन सांद्रित था, आपको बताना है। तो मैंने आपको बोला था कि बिहार के जल में, बिहार में और बंगाल में बड़ी खराब खराब टाइप के लोग होते हैं बाबू। कहेगा हाँ अभी तो बिहारी है ना, हम बोले कि ठीक है लेकिन होते हैं। बिहार और बंगाल में, बंगला में, मैं आपको एक बात बता दूं, एक बहुत ही खतरनाक रसायन है। ये क्या? बिहार वाला कहता है आर नहीं तो पार, सेना में जाएंगे, आर्सेनिक, आर्सेनिक, याद रख लीजिएगा। कौन सा बाबू? देखिए, अच्छा ये कई बार बताए थे ना डीएलएड में, और देखिए ये पूछा है 2025 में। कब पूछा है बाबू? 2025 का प्रश्न है ये। हाँ, डीएलएड 2025 लिख लीजिए, डीएलएड 2025, डीएलएड 2025 में पूछा गया ये प्रश्न। बिहार वाला और बंगाल वाला आर नहीं तो पार, लेकिन महाराष्ट्र में जाइएगा तो महाराष्ट्र लिखा है कि फॉलो मी बेबी, फ्लोराइड, उखली फॉलो मी करती है। तो बाबू महाराष्ट्र में बाबू क्या होता है? फ्लोराइड महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र में। ये बातें आपको याद रखना है, इसमें अति दल जोहन से इसकी कमी हो जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र वाले फ्लोराइड, ये बातें आपको याद रखना है। कहिएगा ठीक है सर, हमें याद रहेगा। चलिए अब राष्ट्रपति के कानून के बारे में इसमें समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को तनी ध्यान से देख लीजिए। भारत में कानून बनाने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है? बाबू कानून बनाता है संसद, राष्ट्रपति नहीं बनाते हैं। कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। संविधान में आप बताइए, इस संसद जो है, संसद भवन नहीं बड़का घरवा देखे हो, सब नेता बैठता है लोग, इस संसद भवन कहाँ से लिया गया है? कहीं लिखा है क्या कि भारत में एक संसद भवन होना चाहिए? हाँ बाबू, ये सब हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। संसद कहाँ से लिए हैं बाबू? संसद जो ये चीजें हैं ये हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं, ब्रिटेन से, ठीक है। लेकिन अमेरिका में संसद भवन को संसद भवन नहीं कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अमेरिका में संसद भवन को क्या कहते हैं? जर्मनी में क्या कहते हैं? अलग अलग सब जगह लिखता है, ठीक है। तो ये अलग अलग लिखता है, छोड़ो। अरे एक मिनट रुको, इसमें बोलता है यूनाइटेड कांग्रेस स्टेट टाइप का कुछ बोलता है, यूसीएस करके, यूनाइटेड कांग्रेस स्टेट टाइप का कुछ ऐसे बोलता है, यही होगा, ठीक है। तो संसद भवन हम लोग कहाँ से कॉपी मारे हैं? ब्रिटेन से। यही कानून बनाने का काम करती है। जब कानून बन जाता है तो उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है, और वो क्या हो जाता है, फिर जाके कानून पारित होता है कार्यपालिका का। छोड़िए बात की बातें हैं, अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। भारत के राष्ट्रपति, भारत का प्रथम व्यक्ति होता है। अब शुरू हो गया बाबू। राष्ट्रपति को देखे हो? घर में एक बड़ बुजुर्ग आदमी होता है ना, देखे हो ना? मान लीजिए आपके पापा हैं, आपके पापा के पापा घर के मालिक, आपके दादा बड़ बुजुर्ग। लेकिन आप बताइए, क्या घर के सभी कमाने धमाने वाला, घर को चलाने का कर्जा दादाजी थोड़े करते हैं? अब तो आपके पिता करते होंगे। दादाजी अपनी सारी ताकत अपने बेटा को दे दी है। वैसे ही हमारे राष्ट्रपति हैं, बुढ़ऊ सबसे बेचारे चुपचाप अपनी सारी ताकत प्रधानमंत्री को दे देते हैं। राष्ट्रपति माने बुढ़ऊ। राष्ट्रपति भारत में होंगे, ये कहीं लिखा है क्या? हाँ लिखा है, यही चीज वह हम सब बताएंगे, अनुच्छेद टोटल हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति होंगे, किसमें लिखा है ये पढ़ना है। चुनाव आयोग की चर्चा आपके बारे में, उच्च न्यायालय,
हर एक राज्य में उच्च न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 214 के अकॉर्डिंग आता है। कि किसके अकॉर्डिंग आता है, इस सभी हम आपको ट्रिक से याद कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम आते हैं, चलिए पूरे राष्ट्रपति के बारे में। मात्र कहां से, 52 से लेकर के, ये पूरा का पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। वैसे ये कार्यालय परिचारी में ज्यादा पूछा है, ये बीएसएससी इंटर लेवल वगैरह के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मात्र 2 प्रश्न डीएलएड में पूछा गया है। अब इतना तो आपको याद होगा नहीं, आप कहिएगा तो हम 2 मिनट में याद करा, कहिएगा का आप तो कहबे कीजिएगा हमें पता है। आप कम छछूनर आदमी थोड़े हैं, आप खुदे याद नहीं करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति बाबा जो हैं, सबसे बुढ़ऊ बाबा हैं, ठीक है, इनकी चर्चा अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक, कहीं कहीं 61 लिखता है, ये टोटल 10 गो अनुच्छेद में लिखा गया है। भाग 5 लिख लीजिए, 52 से 62 तक खाली राष्ट्रपति। पहले तो अच्छा आप बताइए, किसी के बारे में शुरू कैसे करोगे। भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, उसका काम के बारे में, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, चुनाव करने के लिए कौन कौन सा किस तरह से चुनाव किया जाएगा, कुल नियम होता है ना। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52 में एक ही को बात लिखा है कि राष्ट्रपति, 52 माने बाड़ेन, है ना। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये बातें संविधान के अनुच्छेद 52 में, 52 में बाड़ेन कौन, राष्ट्रपति बाड़ेन, 52 में बाड़ेन। 54 में इनका चुनाव कैसे होगा, निर्वाचन है, 54 में चुनाव, लिख लो बाबू, 54 में चुनाव। 60 में शपथ, राष्ट्रपति स से 60, स से शपथ, तो 60 में शपथ का लिख लीजिए। देखिए हम ट्रिक से बता रहे हैं, 54 में चुनाव, राष्ट्रपति का कैसे चुनाव किया जाएगा। 52 में ये लिखा गया कि भारत में राष्ट्रपति होगा ही होगा, 54 में इनका चुनाव कैसे होगा ये लिखा गया है। और 60 में शपथ, 60 में शपथ कैसे लेंगे, शपथ के बारे में चर्चा है, ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अब कहिएगा सर राष्ट्रपति भी शपथ लेते हैं, कहेगा हाँ सर शपथ तो लेते हैं। तो सर राष्ट्रपति जब शपथ लेते हैं तो एक चीज हमें समझ नहीं आ रहा है, इनको शपथ कौन दिलवाता है, मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सबसे बड़ा कोर्ट, जहां पे ऑर्डर नहीं कहता है जज साहब, तो सबसे बड़ा कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। बहुत लोग हाई कोर्ट समझ लेता है, हाई कोर्ट बड़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ राष्ट्रपति को दिलाया जाता है। ये बातें आपको याद रखना है। कहेगा ठीक है सर, ये हमको याद रहेगा। राष्ट्रपति के बारे में इतना समझे। राष्ट्रपति भारत में होंगे 52 से शुरू करना है, 52 से 62, राष्ट्रपति बाड़ेन 52, 54 में इनका चुनाव, 60 में शपथ। जानते हो यहां देखो बाबू, 60 में शपथ तो ले लेंगे, लेकिन ओकरा बाद जानते हो क्या लिखा है, ले लिए शपथ, अगर आप देश के प्रति कुछ भी बोले तो आपको भी हटा दिया जाएगा, महाभियोग लगा के कि आप देश के गद्दार हैं, ये हैं वो है, चाहे कोई मर गया और आ गया, ठीक है। अगर राष्ट्रपति को हटाना हो तो अनुच्छेद 61 में लिखा गया है कैसे हटाया जाएगा, महाभियोग लगा के। जब वो हट जाएंगे तो दोबारा कोनो ना कोनो राष्ट्रपति तो बनेगा, बनेगा ना। तो बाबू 62 में लिखा गया है पद रिक्तियां, जब राष्ट्रपति 61 के अनुसार हट जाएंगे तब 62, अब 60-61 वर्ष के होंगे तो हटेंगे नहीं जी, 60 वर्ष तक शपथ लेंगे, नौकरी तो 60 वर्ष तक होता है। 61 में उनको हटो, रिटायर हो गए, तो 61 में उनको महाभियोग लगा के हटा दिया जाता है। 62 में क्या होता है, फिर उन पर दोबारा व्यक्तियों का बहाल नहीं बोलता है, दोबारा चुना जाता है उसी प्रक्रिया द्वारा। तो बताइए इतना आपको याद हुआ। पहले ये बताइए कि राष्ट्रपति भारत में होंगे, ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन है बाबू, राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से, खाली 52 से लेकर के अब 62 तक है, याद रखिए। 52 में क्या लिखा है, तो बाबू मेरे आर्टिकल 12 में, अनुच्छेद 52 में लिखा है, 12 नहीं 52 में, ठीक है, भारत में राष्ट्रपति होंगे, भारत में राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा, ऐसे लिखा है। भारत का प्रथम व्यक्ति होता है राष्ट्रपति, है ना।
54 में क्या लिखा है बाबू? आर्टिकल, कहीं 53 क्यों नहीं बता रहे? अरे यार, शक्ति के बारे में बाद में बताएंगे। 53 नहीं, 54 में चुनाव की चर्चा है, चुनाव की चर्चा है, चुनाव। आर्टिकल 60 में क्या है मेरे बाबू? 60 में है यहाँ पे क्या है? 100 से 60, 100 से शपथ की चर्चा है। इन्हें शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति हैं। आर्टिकल 61 में क्या होता है बाबू? आर्टिकल 61 में इन पर इनको हटाया जा सकता है, 60 वर्ष तक हो गया नौकरी, महाभियोग लगा के, महाभियोग लगा के इन्हें हटाया जा सकता है। और आर्टिकल 62 में रिक्तियां जब खाली हो तो पुनः इसमें दूसरा राष्ट्रपति को चुना जाता है, रिक्तियों के स्थान के लिए चुना जाता है। इतना आपको याद हो गया होगा। अब राष्ट्रपति की ताकत बड़ी खतरनाक है। अगर किसी को फांसी की सजा हुई है तो ओकरो भी माफ करवाने की क्षमता राष्ट्रपति रखते हैं। वो हम आपको आराम आराम से बताएंगे। अब आप सोच रहे हैं 52 के बाद 54 लिखे, 53 आपको याद नहीं होगा। हम बोले ना 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 ना, ऐसा छुछनरई वाला बात नहीं बोलना है। 53 में जब मान लो भारत के राष्ट्रपति होंगे, 52 में, 53 में इनके शक्ति के बारे में लिखा गया कि इनकी कैसी शक्तियां हैं, शक्ति के बारे में लिखा गया है। 54 में चुनाव। अब 55 में क्या लिखा गया? चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया, किस तरह से इनका चुनाव होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप हमें बताइए। ठीक है, यहां देखिए, चुनाव या निर्वाचन की प्रक्रिया। तो 53 में शक्तियों के बारे में लिखा गया है, 54 में चुनाव, 55 में चुनाव, निर्वाचन माने चुनाव होता है, चुनाव की प्रक्रिया। आज 56 वर्ष के जब होंगे तो उसमें लिखा गया है, पता है क्या 56 में? कि राष्ट्रपति तो बन गए, आपका चुनाव की प्रक्रिया हो गया, आप 5 साल के लिए राष्ट्रपति रहिएगा। 56 में कार्यकाल के बारे में 5 साल। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए। 57 में पुनः निर्वाचन की प्रयोक्ता पात्रता। 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या क्या चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, किसी भी सदन के कोई मेंबर नहीं होना चाहिए, सदस्य नहीं होना चाहिए, एक अकेला खलिया आदमी राष्ट्रपति बनता है। ठीक है, ठीक है। पद के लिए कुछ शर्त होगा। ठीक है, 61 में शपथ, 61 में क्या होगा बाबू? महाभियोग। 62 में रिक्तियां खाली होगी। तो ये बातें आपको याद रखना है। अब हम लोग मेन बातें समझते हैं, बातों को समझिएगा। फिर से एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, राष्ट्रपति की योग्यता, कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनते हैं? वो भारत के नागरिक होना चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं, खलिया आदमी होना चाहिए, तीसरा काम 35 वर्ष का उम्र होना चाहिए। ये 58 में लिखा गया है। आपको मेन याद हो गया। राष्ट्रपति की शक्ति तो बड़ी खतरनाक है, लेकिन हम चाहते हैं राष्ट्रपति का शक्ति में एक ट्रेलर दिखाएं। जितना भी मंत्री बैठता है ना, उसका शपथ में सबसे बड़का मंत्री कौन है? प्रधानमंत्री। उनका शपथ ये दिलाते हैं। कौन? नहीं पता है? राष्ट्रपति। वो से प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 75, 75, प्रधान 75, प्रधानमंत्री 75, पद से प्रधानमंत्री का शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री का नियुक्ति करेंगे। ठीक है, कौन नियुक्ति करेंगे बाबू? तो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है सर, अब इतना समझ गए। अब आप थोड़ा दिमाग को शांत कीजिए, क्योंकि यहां से कुछ डेंजर चीजें हम आपको बताने वाले हैं। डर लगेगा। अच्छा सुनिए, 2 तरह का कोर्ट होता है जहां पे फैसला सुनाया जाता है। एक भारत में मात्र एक ऐसा कोर्ट जो सबसे बड़ा कोर्ट है, पहने हैं वो कोर्ट नहीं, जज साहब वाला, जज साहब वाला है ना, सबसे बड़ा कोर्ट है, जिसे हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। अब आप हाई माने बड़का, आपको समझ में आ रहा होगा नहीं, हिंदी में उसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। तो 2 प्रकार का कोर्ट है। कौन कौन? एक है हाई कोर्ट, लिखा है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय होना चाहिए। बिहार में भी उच्च न्यायालय है कि नहीं? बिहार में उच्च न्यायालय नहीं है। उसी तरह से लगभग बहुत सारे राज्यों में, लगभग राज्यों में उच्च न्यायालय है, लेकिन इस सब न्यायालय का बाप सुप्रीम कोर्ट। समझिएगा बातों को ध्यान से। हर एक राज्य में मान लो कि हाई कोर्ट है,
यहाँ देखिए सब जगह मान लो यहाँ हाई कोर्ट, एचसी, हर राज्य में मान लो एचसी, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह मान लो हाई कोर्ट। लगभग राज्यों में हाई कोर्ट है, 25-26 को हाई कोर्ट है। ठीक है, ठीक है सर हाई कोर्ट है, लेकिन ये हाई कोर्ट में तो जज बैठेंगे, इसमें भी तो जज साहब बैठेंगे, इसमें भी तो न्यायाधीश बैठेगा। लो छोट छोट जज हाई कोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट, लेकिन सबसे बड़का होता है सुप्रीम कोर्ट। सबसे बड़का कौन होता है बाबू? सुप्रीम कोर्ट होता है। ये बातें आपको याद रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर करेगा लोग, उसे कहेंगे हम लोग क्या बाबू? आप बताइए क्या कहेंगे? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट होगा। तो बाबू मेरे भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है, लगभग 25 को हाई कोर्ट हो जाएगा। हर राज्य में है, किसी राज्य में नहीं भी होगा। तो बाबू मेरे अब यही क्वेश्चन पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, जो न्याय करते हैं, पहले ही नहीं, हर राज्य में हाई कोर्ट होगा और भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस अनुच्छेद में है? सबसे पहला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है? तो बाबू 124 लिख लीजिए, 124 यही पे ट्रिक है। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किस अनुच्छेद में है कि भारत में एक बहुत बड़ा कोर्ट होना चाहिए? तो 124। ठीक है भाई, कोर्ट हम खोल दिए, मान लो कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बना दिया, फिर सोचा कि एक वो कोर्ट रहेगा तो सब लोगों का फैसला हो जाएगा। तब बाद में दिमाग में आया कि हर राज्य में भी एक छोटा मोटा कोर्ट, माने हर राज्य में हाई कोर्ट रहेगा ताकि वहां भी फैसला होगा। तो बाद में दिमाग में आया। ठीक है, तो हम क्या बता रहे हैं अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें नहीं है कहा, अब सुनिए। फिर सोचा गया कि अच्छा 124 में लिखा गया कि पूरे भारत में एक ही गो का रहेगा बाबू, एक ही गो यहाँ पे का रहेगा, सुप्रीम कोर्ट रहेगा। 124 में अनुच्छेद में लिख दिया गया, लेकिन हर राज्य में हाई कोर्ट रहेगा तो अच्छा होगा। अब इसी को पलट दो, एक को पीछे दो को आगे, तो ये हो जाएगा 2 1 4। 214 में, अनुच्छेद 214 में लिखा गया है कि सभी राज्यों में क्या होना चाहिए बाबू? हाई कोर्ट होना चाहिए। पहले कौन बना? पहले कौन आता है? 124 ना, फिर 26 27 25 26 27 28 करते करते फिर 200 होगा, तो 214 बाद में ना आएगा। तो पहले तो मेन बन गया सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़का कोर्ट, लेकिन हर राज्य में हाई कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट को हम लोग कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊंचा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। और हाई कोर्ट को कहते हैं उच्च न्यायालय, तनी मनी ऊंचा, उच्च न्यायालय। ये बातें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही हम आपसे बोले कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा भारत में जो सबसे बड़ा कोर्ट है तो 124 में एक होगा, और हाई कोर्ट होना चाहिए हर राज्य में। इसको खाली हम पलट देंगे तो ये वाला हो जाएगा। बहुत दिमाग लगाना पड़ा है बाबू, मैं पहले बता दे रहा हूं। इसमें जो बैठेंगे वो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज कह दीजिए या न्यायाधीश कह दे, मुख्य न्यायाधीश कह सकते हो। इसमें भी जज बैठते हैं, दोनों आदमी में जज बैठेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन अब आपसे बनेगा, अब ध्यान से आप सुनिएगा। रुक जाइए 1 मिनट, यानी ऊपर हो जाओ तो हम देखेंगे ना कमेंट। बताइए, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है या शपथ कौन दिलाता है? तो नियुक्ति कौन करेगा भाई? जो भारत के मेन आदमी होगा उहे ना। आप बताइए, तो भारत के राष्ट्रपति बूढ़ आदमी जाते हैं, कहते हैं कि चलो भाई, ये बड़का कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मैं करूंगा, मैं शपथ दिलाऊंगा, मैं करूंगा। समझ में है? तो न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 124 के 2 में लिखा गया, इसमें नहीं लिखे हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 124 के 2 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। सुनिए, पूरे भारत में एगो बहुत बड़ा कोर्ट है 124, और में जो बैठेगा वो 124 के खंड ख में लिखा गया है। ये बातें आपको याद रखना है। अनुच्छेद 224 में राज्य में हाई कोर्ट होना चाहिए, और वहां के जो न्यायाधीश होंगे वहां भी तो न्यायाधीश बैठेंगे ऑर्डर करने के लिए हर राज्य में। तो वहां के जो न्यायाधीश है उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, कहीं कहीं राज्यपाल भी दे देता है। ठीक है, वो लिखा है अनुच्छेद 214 के बाद 217 में उच्च न्यायालय में प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श पर की जाएगी। ये बातें आपको याद रखना है। यहां तक तो आप समझ गए हैं।
अब एक सबसे खतरनाक, राष्ट्रपति कबो कबो कन्फ्यूज आ जाते हैं तो लिखते हैं आई लव यू। ठीक है, अच्छा, जैसे मान लो कि राष्ट्रपति को बोल दिया कि सुनिए आपको रात भर में फैसला लेना है कि आपको आ करके कोई माने कोई भी चीजें फंस गया, मान लीजिए उनके दिमाग में कोई चीजें फंस गया कि यार इसका फैसला हम लेंगे, कहीं गलती हो गया तब, तो किसी से राय ले सकते हैं, तो ले सकते हैं। किससे राय ले सकते हैं? वही जिनकी नियुक्ति की है। पूरे भारत का सबसे बड़का कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास जाएंगे, धीरे धीरे कहेंगे सुनिए ना, इस बात पर हमको फैसला लेना था, क्या करें? तो वो राय देगा। आपके इस संविधान में लिखा है कि आप राष्ट्रपति राय ले लेंगे। हाँ बाबू, AK-43 बड़ी प्यार से बतियाते हैं। हाँ, नहीं तो आप अपनी वाली से प्यार से नहीं बताइएगा तो आपके साथ अन्याय कर देगी। AK-43 यानी कि आपको तो पता ही है, इसके बारे में बहुत प्यारा वर्ड है। AK-43 में क्या है बाबू कि राष्ट्रपति क्या ले सकते हैं? राष्ट्रपति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श। अब ये अपना राय देंगे राष्ट्रपति को, लेकिन बरियारी राय नहीं देंगे। राष्ट्रपति सुन लेंगे, मन करेगा तो मानना होगा तो मानेंगे, और नहीं तो नहीं मानेंगे। तो ये लिखा है बाबू 143 में, अनुच्छेद 143 में ये बातें लिखी गई है। AK-43 में ये बातें लिखी गई है। कहेगा अच्छा जी, सब छोड़िए, अब आप हमें बताइए राष्ट्रपति का अनुच्छेद कौगो है? राष्ट्रपति का अनुच्छेद है 52 से लेकर के कहां तक है बाबू? 62 तक है। ये बातें आपको याद रखना है, ठीक है? ये बातें आपको बिल्कुल याद रखना है, 52 से 62 तक। अगर राष्ट्रपति मर गए तो इनका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेंगे। कौन बाबू? उपराष्ट्रपति। हाँ, जैसे प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री नहीं होता है, वैसे अपने यहाँ हो भी जाएगा, कोनो गारंटी है? उपराष्ट्रपति। जैसे मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री होगा ना, तो वैसे ही बाबू राष्ट्रपति के कामों को कौन संभाल लेंगे? उपराष्ट्रपति संभाल सकते हैं, ठीक है? जब राष्ट्रपति बोलेंगे हमको अब राष्ट्रपति नहीं रहना है, हाँ, हम अपना त्याग पत्र देते हैं, तो त्याग पत्र लिख के इन्हीं को थमा देंगे, ले बाबू उपराष्ट्रपति है ना, अब तू ही संभाल कुछ दिन के लिए, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता है हम तो चलते हैं। तो बाबू मेरे राष्ट्रपति पहले आएंगे, ये नहीं रहेंगे तब नहीं। तो राष्ट्रपति का 52 से 62, इसके बाद 62 के बाद क्या होता है? तो इनका 63 से शुरू होता है। उपराष्ट्रपति के बारे में कहां से शुरू होता है बाबू? 63 से शुरू होता है। तो आइए थोड़ी सी जानकारी हम उपराष्ट्रपति के बारे में भी दे दें। 63 से लेकर के 68 तक के बारे में उपराष्ट्रपति, इस उपराष्ट्रपति को बनने के लिए भी बाबू आपको 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। इसमें आपको एक ही गो अनुच्छेद याद करना है। 63 में तो जैसे उसमें 52 में लिखा था भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, तो इसमें 63 में लिखा है शुरू में कि उपराष्ट्रपति भी होंगे। आपको मात्र 64 याद रखना है, ठीक है? क्यों सर, ये क्यों याद रखना है अनुच्छेद 64? यही तो एग्जाम में पूछा है। अब पूछा कैसे है DLED में? राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? अगर ये नहीं पूछा होगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं सच बता रहा हूं, जा करके देख लीजिएगा। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। यही क्वेश्चन सेम आया है। हम बोले ना कि हम ऐसे ही नहीं पढ़ाते हैं, पूरा प्रूफ के साथ पढ़ाते हैं, ठीक है? राज्यसभा के पदेन सभापति, जो राज्यसभा बैठता है उसके पदेन का मतलब क्या होता है? पदेन का मतलब होता है पहले ही से किसी पद पर है, ठीक, और दूसरा भी पोस्ट संभाल रहे हैं, उसी को अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष बोला जाता है। तो पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद किस में लिखा है बाबू? अनुच्छेद 64 में लिखा है। बाकी इनके बारे में कुछ जानकारी आपको लेने की जरूरत नहीं है। अभी भी राष्ट्रपति की ताकत हम नहीं पढ़ाए हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां 53 में है, लिख लो बाबू। इनकी सारी शक्तियों के बारे में अनुच्छेद किसमें है? राष्ट्रपति के पास बहुत पावर है भाई, तो इनकी जितनी भी शक्तियां हैं ये अनुच्छेद 53 में। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी शक्तियां है। पहले तो है कार्यपालिका शक्तियां, माने कौन कौन से नेता को बहाल करेंगे,
कौन कौन सा काम ये करेंगे, ये थोड़ा सा इनके काम को देख लीजिए बाबू। ठीक है, लगातार सुनिए, इनकी शक्ति 7 प्रकार की है। स से शक्ति, स से 7 प्रकार की है। पहला इनका शक्ति है जिसे हम लोग कहते हैं कार्यपालिका शक्ति। दूसरा है विधायिका, नियम बनाने वाली शक्ति। ठीक है, नियम, कार्य किए, नियम बनाए। तीसरा है वित्तीय, रुपया पैसा पर नियम लगाएंगे, है ना। चौथा है आपातकालीन, कोनो घटना घट गया तो उस समय लॉकडाउन लगा देंगे। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से राय लेते हैं प्रधानमंत्री, या तब ये लगता है। उसके बाद से सैनिकों पर बाबू एक बात बोले, 3 गो सेना का मालिक होता है राष्ट्रपति। एक, हाँ, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। जल, थल और वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति युद्ध व संधि की घोषणा संसद की स्वीकृति से होता है। ठीक है, उसके बाद से जितना भी कूटनीति है, विदेशी, मान लो कि विदेश मंत्री एस जयशंकर है, तो उनका नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संधियों पर हस्ताक्षर करते हैं, तब जाके मोदी जी कहीं जाते हैं विदेश घूमने के लिए। ये बातें आपको याद रखना है। अब देखिए, चाहेंगे तो हम याद करा देंगे अनुच्छेद, लेकिन हमारा मन नहीं है। ये कहे सर याद करा दीजिए ना, एक के दिन लोड नहीं लिया जाता है। बस याद कर लीजिए कि अगर हमको फांसी की सजा हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 का इस्तेमाल करके क्षमा दान कर देंगे, हमें फ्री करा सकते हैं। क्षमा दान, हमारी सजा को माफ करवाएंगे। अनुच्छेद 72। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वगैरह के बारे में, शपथ वगैरह के बारे में चर्चा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है कि नहीं आया है? आया है सर। एक बार अगर सच में आया है तो आज हम आपको रात भर के लिए एक काम दे रहे हैं। लेकिन और क्वेश्चन है बाबू, और भी क्वेश्चन है बहुत सारा। जैसे यहां देखिए, जल, बाप रे, जब जल संघर्ष हुआ था, एक बार ना पानी के लिए लड़ाई हो गया। हाँ, 1000 रुपया लीटर महीना चलने लगा था। एगो देश ऐसा था पानी के लिए। लोग कहते हैं कि जात में भेदभाव होता है तो लड़ाई होता है। पानी के लिए जन संघर्ष कहाँ हुआ था, तो लिख लीजिएगा बाबू, बोलीविया एगो देश है जो कि आपको पड़ता है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में बोलीविया एक देश है, वहां पानी के लिए जन संघर्ष हो गया था। ये बातें आपको याद रखिएगा। मेजनी ने गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की। यंग यूरोप नामक समाज में वो बाबू बर्न जगह पड़ेगा जहां पे यंग यूरोप और यंग इटली की स्थापना किए हैं। बाकी बातें इस नोट्स में आपको मिल जाएगा, और ये नोट्स में अभी पढ़ाने, बहुत पहले पढ़ाए भी हैं, और कभी नहीं, कल अब एक के बार पढ़ाएंगे ये। ठीक है, क्योंकि गला में खराश बहुत तेज है। अब आपको हम एक काम दे रहे हैं। ठीक है, कौन सा काम? ये नोट्स हम आपको देंगे कहाँ पे? ज्ञापन एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम पर टोटल नोट्स पर डाल देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल से कार्यालय परिचारी वाला भी हम क्लास कराने वाले हैं, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी पर, BSSC वाला मैथमेटिक्स का एकदम बहुत डीपली, वो भी जा करके आप आराम से कल से पढ़ेंगे। तीसरा चीज है कि टेलीग्राम से जरूर जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिलेगा। चौथा चीज है, ये सभी चीजें हम पूरा ट्रिक से आपको पढ़ाएंगे। अरे हमारा बस चले ना, हम पूरा अनुच्छेद 25 भाग आपको जुबान पे याद करा देंगे। इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं। ठीक है, सच बता रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं। मैं एक आपसे फिर से बातें, अब एट लास्ट एक बातें बता दूं कि जितने लोग एप्लीकेशन पर हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। हम बता दे रहे हैं कि धीरे धीरे नहीं, अब बहुत स्पीड में आप जितना भी पढ़े हैं वहां पे लगभग बहुत सारा सब्जेक्ट कंप्लीट है, और जो नए हैं वो रिकॉर्डेड वीडियो मिल जा रहा है उनको। ठीक है, जब जब ऑफर आ रहा है वो ले रहे हैं, बहुत चालाक हो गए हैं, है ना। और रिकॉर्डेड वीडियो वैसे ही सेम कंडीशन में देख ले रहे हैं, और उनका प्रैक्टिस सेट अब बनना शुरू हो चुका है। जा करके चुपचाप से सेट लगाना शुरू कर दीजिए, पता चल जाए। हर टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव बन रहा है। जैसे मैंने रीजनिंग बनाया है अभी 2, एक में ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। अब लगातार हर प्रैक्टिस वाइज, तो जा करके वहां से आप लोग टेस्ट दे सकते हैं ज्ञापन एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके। पांचवा काम आपको हम आज और अभी क्या दे रहे हैं? सोना नहीं है, ना सोने देंगे ना किसी के होने देंगे। अभी समझ नहीं रहे? हाँ, अभी आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद को कमेंट करके सोएंगे। देखिए बाबू, पूरे बिहार में ज्ञापन इतिहास रचा है। अगर आप चाहते हैं
कि सच में अपने मेहनत के बदौलत मुकद्दर लिखना। एक दिल से रिक्वेस्ट है, कहिएगा तो हाथ जोड़ देंगे। जितना हम अभी पढ़ाए हैं वो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि टॉपर बार बार एक ही बात बोलते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया, हम समझ रहे थे कि याद हो चुका है, याद हो भी जाता है, लेकिन कमेंट करने से कन्फर्म हो जाता है। और आप सच में अगर पढ़ाई को मजाक नहीं बना चाहते हैं, थोड़ा भी मजाक नहीं बनाना चाहते हैं, तो आज कमेंट करेंगे टोटल, ये हम यही बोल रहे हैं, आपको फालतू नहीं करना। एंड क्लास कैसा लगा है तनी हमरो तारीफ कर दीजिएगा कि तनी हम अच्छा लगेगा, है ना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखा कर।